हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखा हो तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोड। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। यानी कि जब तक आप किसी काम को करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब आप बार बार ये सोचोगे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ, तो वह काम आपको कभी भी असंभव नहीं लगता। चाहे अब वो पढ़ाई का हो या और किसी का भी हो, खेलने का हो, कूदने पढ़ने का हो, लिखने का हो, आपको हर काम करने पर ही संभव लगता है। आप जब तक वो काम नहीं करोगे तब तक आपको वो असंभव लगेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में पढ़ा। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती है, जैसा कि हम जानते हैं। हमने 9th क्लास में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। इस रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु में आपस में आबंध में टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि परमाणु आपस में आबंध में टूटते हैं, जुड़ते हैं, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो हमारी जो पहली रिएक्शन हमें दे रखी है संयोजन अभिक्रिया। पहली जो अभिक्रिया दे रखी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोजन यानी कि संयोग करना। संयोजन का नाम से स्पष्ट है, संयोग करना। यानी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु अभिकारक आपस में संयोग करते हैं तो एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आपको चित्र में दे रखा है। क्रियाकलाप 1.4 कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ H2O के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। और कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका दूसरा नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है कि जब तक कि कैल्शियम ऑक्साइड में जल को नहीं डाला जाता, यानी कि CaO को केवल CaO ही रहता है, जब तक इसमें जल नहीं मिलाया जाता H2, तब तक इसको बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसमें जल डाल दिया तो ये क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना। यानी कि कोई भी चीज़ को हम जल डालकर बुझा देते हैं तो हमेशा याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा देते हैं, और बुझाने से क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और बुझा हुआ चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूने का क्या होता है? बिना बुझे हुए चूने का तो कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर एक बीकर लिया गया है, बीकर में जल डाला गया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? जल से अभिक्रिया कर रहा है। जल से जैसे अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के साथ साथ ही क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा और ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। ठीक है। ये देखो समीकरण, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये कर रहा है जल से रिएक्शन H2O से, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करे होंगे, यहाँ पर देखो S आया। S क्या व्यक्त कर रहा है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि ठोस है। और ये देखो L, ये क्या कर रहा है कि ये लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव अवस्था में। और यहाँ पर देखो AQ, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जलीय फॉर्मूले में है, यानी कि जलीय रूप में दिख रहा है, जल की वाष्प के रूप में, यानी घुलनशील पदार्थ है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं? देखो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा कैसे याद रखोगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया और भी दूसरे प्रकार की होती है, जैसे कि कोयले का दहन। दिख रहा है आपको? कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार ये भी जानते हैं, इसमें से एक नंबर का प्रश्न आ जाता है। प्रश्न ये आता है कि
कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CaCO3 बोलते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न आता है, ये बोर्ड के एग्जाम है तो आपको बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो ही हमारी जो दीवारों पर हम सफ़ेदी करते हैं, तो सफ़ेदी करने पर क्या होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और हमारी दीवारों पर देखने पर हमें 5-7 घंटे में, 3-4 घंटे में हमारे दीवारों पर हमें चमक दिखाई देती है। वो चमक कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। ठीक है, इसलिए हम दीवारों पर क्या करवाते हैं, पेंट कली करवाते हैं, कली। ठीक है, जिसको हम सफ़ेदी बोलते हैं। इसके बाद में देखो संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जैसे कि मैं एक उदाहरण लूँ जो हम रोज़मर्रा में काम में लेते हैं, H2 हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन, ये दोनों क्रिया करते हैं, आप सब जानते हैं, तो क्या बनता है, H2 बनता है। और H2 क्या होता है, जल होता है, पानी। ठीक है, ये जल बनता है। तो देखो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो 2 अभिकारक हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 गए, ये दोनों मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके क्या बनाते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कई बार क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में ऊर्जा का भी निर्माण होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। तो जब ऊष्मा निकलती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ऊष्मा भी निकलती है। आपने देखा होगा कि जब हम सफ़ेदी करवाते हैं तो सफ़ेदी के लिए जो पदार्थ लाते हैं वो पानी में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही पानी में डालेंगे तो बुलबुलों के साथ ऊष्मा भी निकलती है। आपने कभी हाथ ऊपर करके देखा होगा, उसमें धुआं सा निकलता रहता है, यानी कि वो बनती है, गैस बनती है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ क्या बने, ऊष्मा भी निर्मित हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, ये देखो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। आप सब जानते हैं प्राकृतिक गैस CH4 होता है, CH4 यानी कि मेथेन, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। मेथेन, और मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो जब प्राकृतिक गैस CH4 को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है और जल निकलता है, और उसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार एक श्वसन, जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, श्वसन क्रिया में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और जब वो टूटता है तो क्या बनता है, चावल से, आलू से, ब्रेड से तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, इनसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से मिलकर के ऊर्जा प्रदान करवाता है। ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में भी ऊष्मा का निर्माण होता है? तो हाँ, ऊष्मा का निर्माण होता है। आप देखते हो हमारे मुंह से, नाक के द्वारा गर्म वायु बाहर निकलती है। वो गर्म वायु इसी के कारण निकलती है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो खाना हो, कुछ भी हो, जो भी हम खाते हैं, ब्रेड हो, आलू हो, चावल हो, कोई भी सब्जी हो, ठीक है, उन सब से क्या निकलती है, जब वो टूटते हैं छोटे भागों में तो उनसे ऊष्मा निकलती है। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी कहलाती है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसमें साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हम लेते हैं C6H12O6। पिछली बार मैंने आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दिया था पूरा का पूरा कि ग्लूकोज कैसे बनता है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में भी होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में कहाँ से मिलता है, भोजन से। ग्लूकोज ऑक्सीजन से और जल से क्रिया कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है और ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार साग सब्जियाँ, वनस्पतियाँ, द्रव्य विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी का उल्टा दूसरी जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब है टूटना, वियोग होना, वियोजन का मतलब है टूटना, यानी कि एकल उत्पाद 2 या 2 से अधिक एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप देखो, इसमें क्रियाकलाप क्या लेंगे, सल्फेट लेंगे, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट
और क्रिस्टल रंग ध्यान से देखिए। ये देखो फेरस सल्फेट को क्या कर रहा है, इसने परख नली में ले रखी है। परख नली में देखो ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट जैसे लिया और फेरस सल्फेट को लेकर गर्म करना स्टार्ट किया। इसने गर्म करना स्टार्ट किया और गैस इसमें जैसे गर्म करेंगे तो धीमे धीमे क्या निकलती है, गैस निकलती है। और इसको ध्यान से करना है, शिक्षक की उपस्थिति में करना है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट FeSO4 ये क्रिया कर रहा है, यानी कि इसको जब गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है और Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड और डाई सल्फर और ट्राई सल्फर बनता है। डाई सल्फर और ट्राई सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड और डाई सल्फर डाइऑक्साइड ये बनता है। तो अब आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया में एक कल उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अभिक्रमक टुकड़ों में टूट गया और इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 का क्रिस्टल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड से वियोजित हो जाता है। इस प्रकार फेरिक ऑक्साइड ठोस है और जबकि SO2 और SO3 क्या है, गैस है, जो आपको दिख भी रहा है। ये देखो जी लग रहा है, ठीक है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी वियोजित हो जाते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं संगमरमर, जब इसको उष्मा दी जाती है तो अब ये भी वापस से टूट जाता है और टूट के क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बना लेता है। हमेशा याद रखना, बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि उष्मा ग्रहण की जा रही है, यानी कि उष्मा को लिया जा रहा है। तो ये उष्मा सेपी होगी क्या, उष्मा शोषी। तो उष्मा को ग्रहण किया जा रहा है तो ये क्या होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार देखो अलग अलग से क्रियाकलाप 1.6। एक परख नली में लेड नाइट्रेट ले लेंगे और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइज, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइज। इसे चिमटे और कवच नली में पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसको गर्म करेंगे। जो दिख रहा है चित्र में आपको, ये बर्नर है, ये लेड नाइट्रेट परख नली में डाल रखा है कवच नली में और इसको गर्म किया जा रहा है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर क्या होगा, इसका तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। देखो लेड ऑक्साइड में टूट रहा है, लेड ऑक्साइड का सूत्र होता है PbO। अब देखो क्रियाकलाप 1.6 देखते हैं। एक कवच नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, 2 ग्राम ही लेना है, और चिमटे और कवच नली से पकड़कर ज्वाला को ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र में दिख भी रहा है, ठीक है। अब आप परख नली को होल्डर से पकड़ लीजिए और कवच नली में लेड नाइट्रेट बर्नर से गर्म कीजिए। जैसे ही गर्म करोगे तो क्या होगा कि लेड जो नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइज, लेड नाइट्रेट है वो टूट जाएगा गर्म करने पर और क्या बन जाएगा, लेड नाइट्रेट टूट जाएगा और लेड नाइट्रेट टूटने से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन PbO, ये टूट जाते हैं और उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में हमें उष्मा दी जा रही है, तो उष्मा दी जा रही है तो उष्मा ये ग्रहण कर रहा है, यानी कि उष्मा का अवशोषण कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उष्मा को ग्रहण करना, और ग्रहण करने का मतलब होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा शोषी, ठीक है। आगे देखो क्रियाकलाप 1.7। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, जो चित्र में दिख भी रहा है, प्लास्टिक का मग लेना है और इसकी 2 तली में 2 छिद्र करके उनमें रबर डार्ट लगा दीजिए। 2 तली में एक छिद्र करना है, ये छिद्र कर रखा है, इसकी नली में डार्ट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन डाई इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र में दिख भी रहा है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया इनको इलेक्ट्रोडों को, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मैंने फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, H2SO4 होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, ये याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में जल से भरी आसंक परख नली दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके डाल दीजिए। अब विद्युत प्रवाहित कीजिए। अब थोड़ी देर तक देखिए कि क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद में दोनों इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बनते दिखाई देते हैं। ये बुलबुले आंशिक नली के जल के विस्थापन कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये बुलबुले जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जल का विस्थापित कर देते हैं, यानी जल को बाहर निकाल देते हैं। क्या दोनों परख नली में एकत्रित गैस का आयतन समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब दोनों परख नली गैस पर जाएगी तो उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लेंगे।
एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परखनली के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों को क्या करेंगे, जांच करेंगे। और ये सारा काम आपको शिक्षक की उपस्थिति में करना है। तो इससे क्या समझे हम कि जो ग्रेफाइट की रोड है वो क्या कर रही है, जल को विस्थापित कर रही है, जल को विस्थापन कर रही है जल का, ठीक है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं कि एक चाइना डिस्क में सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है AgBr, ठीक है। इसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl, ठीक है। तो AgCl लेना यानी कि सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिस्क में लेकर और सूर्य के जो धूप निकलती है वहां पर रख देते हैं। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, यानी कि सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड में भी यही होगा कि इनका वियोजन हो जाएगा और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वियोजन अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है AgCl। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए तो AgCl की सूर्य के प्रकाश में क्रिया कराओगे तो AgCl2 बन जाएगा अलग अलग, और इसी प्रकार AgBr, ठीक है। तो ये दोनों याद हो जाने चाहिए आपको। अब आपने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा और विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है यानी कि ऊर्जा का शोषण होता है, इसलिए इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप देखो चित्र में ध्यान से, क्रियाकलाप में दे रखा है हमारे को परखनली दे रखा है, धागा दे रखा है और कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली गई है, तो इसमें लोहे की 2 कील डाल देते हैं, एक और ये 2, और धागे से इन्हें बाहर की ओर बांध देते हैं। ये कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4, यानी कि फॉर्मूला जो कॉपर सल्फेट का होता है वो ये आपको याद रखना है। इस विलयन में डाल देते हैं। विलयन में डालने के बाद में क्या देखते हैं अपन कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही डाल देंगे तो डालने के बाद में देखते हैं क्या कि कॉपर है वह एक कील है जिस पर लोहे की, उस पर कॉपर सल्फेट के विलयन से निकालने के बाद में देखते हैं कि भूरे रंग की परत आ जाती है। देखो ये वाली जो कील है ये भूरे रंग की परत दिखा रही है आपको, क्या दिखा रही है, भूरे रंग की परत, और एक पर नहीं आती है यानी कि इससे इस पे ट्रांसफर हो जाती है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण प्रदर्शित कर रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोहा Fe लोहा जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है, देखो Fe लोहा जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है CuSO4 से तो क्या बनाता है, तो ये क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, FeSO4 क्या बन जाता है, FeSO4। और जो कॉपर है वो पानी में जो दर्द ले रखा है उसमें विस्थापित हो जाता है, इसलिए जो लोहे पर है Fe पर यानी कि लोहे की कील पर किसकी परत आ जाती है, सल्फेट की, इसलिए ये क्या बन जाता है, भूरे रंग की परत बन जाती है, और भूरे रंग की परत को क्या बोलते हैं, FeSO4, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्या हो रहा है इसमें। तो इस अभिक्रिया में लोहे की कील पर क्या आ जाता है, भूरे रंग की परत आ जाती है। देखो ये नीचे दे रखा, FeSO4 से कॉपर सल्फेट से क्रिया करके FeSO4 बना रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि कॉपर किसकी जगह आ रहा है, बाहर निकल रहा है, और उसकी जगह क्या आ रहा है, Fe आ रहा है। तो क्या ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, देखो Fe कॉपर सल्फेट से क्रिया करके FeSO4 बना रहा है, जबकि कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर रहा है। ये कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो देखो इस अभिक्रिया में लोहे और आयरन दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है। उसी प्रकार दूसरी देखो जिंक भी कॉपर सल्फेट से विस्थापित हो जाता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार Pb लेड कॉपर क्लोराइड से क्रिया करता है, PbCl2 बन जाता है, यानी कि लेड का क्लोराइड बन जाता है और कॉपर फिर से बाहर। तो ये सब तीनों उदाहरण जो दे रखे हैं वो हमारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना है आपको। Fe कॉपर सल्फेट ये वाला, ये तीनों आपको, तीनों में से अगर एक भी याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक तत्व क्रियाशील होता है। तो इस अभिक्रिया से हमने क्या समझा कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है
जिसमें एक अभिक्रियाशील तत्व या अभिकर्मक दूसरे कम क्रियाशील तत्व या अभिकर्मक को विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब जो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है वो कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विस्थापन तो हो गया, लेकिन अब दिव लग गया इसके, दिव यानी कि दोनों पदार्थों का विस्थापन, दोनों का अलग अलग जगह से विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इसको भी समझने के लिए देखो, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। ठीक है, ये क्रिया करेगा किसके साथ? बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ, और क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा क्या? BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, NaCl ये बन जाएगा, यानी कि NaSO4 है वो किसको विस्थापित कर रहा है? वो क्लोराइड को विस्थापित कर रहा है, बेरियम क्लोराइड को, और बेरियम SO4 से जुड़ रहा है और NaCl से जुड़ रहा है। तो इसमें देखो दोनों तत्व आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी कि अपनी जो स्थान है उसको परिवर्तित कर रहे हैं, दोनों तत्व, दोनों अभिकर्मक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखो, Na2SO4 क्रिया करा है बेरियम क्लोराइड से, BaSO4 बन रहा है और NaCl बाहर निकल रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरियम पर होता है +2 और +2 की संयोजकता होती है, SO4 पर -2 होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि उस पर कितने आयन हैं। जैसे कि बेरियम पर +2 आयन है और SO4 में -2 आयन है, तो बेरियम और SO4 इन दोनों में क्या होता है? आयनों का विस्थापित हो जाता है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उपचयन एवं अपचयन। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी उपचयन एवं अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के अपोजिट नहीं कहलाती, यानी कि अपोजिट नहीं होती है। बस इसमें अंतर ये होता है कि जो उपचयन है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन की जुड़ना होता है, और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं, कॉपर। ये देखो, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर देखो कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से जुड़ गया, कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया या ऑक्सीजन से कॉपर जुड़ गया, बात एक ही है। तो क्या बन गया? कॉपर का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इस यदि हम गर्म पदार्थ कॉपर को ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो क्या बन जाएगा? कॉपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर की जो कॉपर ऑक्साइड था उसका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और H2O बना लेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो उसे अपचयन बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे उपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उपचयन क्या हो रहा है। तो अब मेरे को ये दोनों अभिक्रिया देख के बता सकते हो कि कौन से में उपचयन हो रहा है, कौन से में अपचयन हो रहा है? तो बताओ, देखें। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये देखो कॉपर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। और इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, अब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपचयन। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको अंग्रेजी में इसको याद करने का तरीका क्या है? अंग्रेजी में इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिडक्शन। किसको? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो ये यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। और रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इसको क्या बोलेंगे? अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीजन और उपचयन समझ गए होंगे। अब जब ऑक्सीजन व हाइड्रोजन ये दोनों भी क्रिया एक साथ होती है, दोनों की दोनों एक साथ होती है, तब क्या होगा? उपचयन और अपचयन साथ साथ होगा। उपचयन और अपचयन साथ साथ होना क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और उपचयन अपचयन भी कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो, कॉपर से किन ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, दिख रहा है जो आपको, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है और कॉपर अकेला पड़ रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, और अपचयन का मतलब रिडक्शन। तो याद रख जाएगा कि ओ से ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, पहले टूट रहा है ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से और फिर जुड़ रहा है। इसी प्रकार हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन पहले नहीं जुड़ रहा है, अब हाइड्रोजन के ऊपर कौन जुड़ रहा है? कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन। और कॉपर से ऑक्सीजन जा रहा है, देखो कॉपर से ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, कॉपर से ऑक्सीजन जा रहा है। ये देखो कॉपर, ये वाला, ये जो कॉपर है, कॉपर से क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। ये देखो कॉपर से क्या जा रहा है? ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और जब ये दोनों साथ साथ हो रही है तो इनको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया के। ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया कर रहा है तो जिंक बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये कर रहा है HCl से क्रिया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है और H2O बाहर निकल रहा है, ठीक है। समझ गए क्या इतना? अगर इतना सब समझ में आ रहा है आपको तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बताओ लोगों को। अब आगे देखो, कार्बन यहाँ पर उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। और जिंक से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो क्या बोल रहा है? अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो उपचयन अपचयन समझ गए, तो आगे सीधा चलते हैं। अब आपके दैनिक जीवन में अभिक्रिया, उपचयन और अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा होगा, यानी कि दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या क्या प्रभाव डालती है। तो देखो संसारण, पहला बिंदु आता है संसारण। संसारण क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमने लोहे पर जंग लग जाती है। मैंने शुरू में जब आपको पढ़ाया था कि लोहे पर जंग क्यों लगती है, लोहे का जंग का सूत्र ही बताया था, Fe2O3 बताया था, ये होता है Fe2O3 जंग का सूत्र ये होता है। तो मैंने ये बताया था कि लोहे पर जंग क्यों लगती है। जब लोहा ऑक्सीजन और जल से क्रिया कर लेता है तो उस पर जंग लग जाती है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन भी बताई थी, क्या बताई थी? कि आयरन Fe क्रिया कर लेता है किससे? ऑक्सीजन और H2O से, तो क्या बन जाता है? Fe2O3 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये सब बताया था मैंने। तो संसारण किसे कहेंगे? पर्याय संसारण की प्रक्रिया में लोहे को जंग लगना कहते हैं। अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। चांदी, तांबे, चांदी को देखा होगा, चांदी कुछ दिनों में काली पड़ जाती है, इतनी ज्यादा काली नहीं पड़ती लेकिन पड़ती है थोड़ी बहुत, ठीक है। इसी प्रकार धातु आर्द्रता और जल के संपर्क में आकर संसारित होने लगती है, यानी कि उनका ह्रास होने लगता है। इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संसारण। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत आ जाती है। आपने देखा होगा तांबे का लोटा, तांबे का जो भी बना हुआ पदार्थ, तांबे का पात्र, उन पर काले काले धब्बे से बन जाते हैं और हरी हरी सी परत भी चढ़ जाती है, ठीक है। ये सब क्या होता है? संसारण के कारण होता है, संसारण के कारण होता है, ठीक है। अब देखो संसारण कहाँ कहाँ होता है?
कार के ढांचे, पुल, लोहे, रेलिंग, जहाज, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं पर क्या होता है, संसारण होता है। ठीक है, तो संसारण समझ गए कि धातुओं पर वायुमंडल में ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करने पर उनका ह्रास होना संसारण कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट विकृति गंधी का। विकृति गंधी का क्या होती है, वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद व गंध कैसी होती है। आपने देखा होगा कि वसायुक्त, जैसे हम आचार को कई सालों तक रखते हैं। कई साल का मतलब हो गया 1-2 साल, ऐसे नहीं कि 100 साल तक रखेंगे क्या सर, ऐसा नहीं है कि 100 साल तक रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम कितना रखेंगे, 1 साल या 2 साल। ठीक है, तब अचार को अगर हम प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे तो अचार को ह्रास नहीं होगा, यानी कि वह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएगा। लेकिन हम अगर लोहे की बनी वस्तुओं या स्टील के बने वस्तुओं में रखेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, अचार में क्या होता है, अम्ल, और अम्ल धातुओं से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बना देता है और जहरीला पदार्थ बन जाता है। इसलिए हम इन्हें किस में रखते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं या चीनी मिट्टी के बने डब्बों में रखते हैं। उसी प्रकार देखो यहाँ पर प्लास्टिक की वस्तुओं इनमें रखने पर इनका ह्रास नहीं होता है। तो विकृति गंधी का क्या होती है, तेल व विकृति गंधी हो जाते हैं, यानी कि इनमें दुर्गंध आने लगती है, सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, विकृति गंधी हो जाते हैं। उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तेलीय व संयुक्त सामग्री उपचयित रोकने के लिए पदार्थों के प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। अब इनकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, इनमें ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं, चिप्स बनाने वाली थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है कि जो चिप्स की थैलियाँ होती है या खाद्य पदार्थों की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हमेशा याद रखना नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन N2। अब देखो होमवर्क के रूप में आपको ये उपचयित व अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है, तो कर लोगे क्या। देखो सोडियम और ऑक्सीजन दोनों क्रिया कराए तो सोडियम जुड़ रहा है ना, इस सभी क्रिया में क्या हो रहा है, सोडियम जुड़ रहा है, और सोडियम का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीजन से याद करोगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन। ठीक है, समझ गए। और देखो दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड देखो CuO हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का टूटना। ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। तो इस अभिक्रिया में समझ गए कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो और ये तीनों पार्ट अगर पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सबको बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।